यूपीएससी एवं पीसीएस वाला क्लास रूम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है सल्तनत कालीन इतिहास। दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं विस्तार। सन 1200 से 1526 के दौरान उत्तर भारत के विशाल भूभाग पर शासन करने वाले शासक सुल्तान तथा उनके शासक को दिल्ली सल्तनत कहा गया है। शासन मूलतः तुर्क तथा अफगान के मूल लोग थे। उन्होंने उत्तर भारत पर शासन कर रहे राजपूत को हराकर अपनी सत्ता की स्थापना की। आक्रमणकारी तुर्क मोहम्मद गौरी ने प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान को सत्ता से अलग कर दिल्ली में अपना राज स्थापित किया। इन सुल्तानों ने यहाँ 1200 से 1526 तक लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी ने सन 1526 में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने पराजित कर भारत में मुगल वंश की नींव डाली। इन 300 वर्षों की काल अवधि में 5 विभिन्न शासकों ने दिल्ली पर शासन किया, जो कुछ खास हैं। गुलाम वंश के नाम से मशहूर हैं। 1206 से 1290 खिलजी वंश, 1290 से 1320 तुगलक वंश, 1320 से 1412 तक सैयद वंश, 1412 से 1451 तक तथा लोधी वंश, 1452 से 1526 तक। इन सभी वंश का शासन दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे अधिक तुगलक वंश ने भी शासन किया। खिलजी वंश ने सबसे कम वर्ष तक शासन किया। नता मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। इसके बाद खिलजी वंश के मध्य भारत पर कब्जा किया, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप पर न कर इसने भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली सल्तनत मुस्लिम इतिहास के कालखंडों में महिलाओं ने भी सत्ता को संभाला। रजिया सुल्तान 1236 से 40 इनकी शासनकाल की अवधि। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका थी। यह गुलाम वंश की थी। वह इल्तुतमिश 1210 से 1236 की शासनकाल में थी। उन्होंने 1236 से 40 तक शासन किया। इसी कुतुब मीनार को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर अरबों ने आक्रमण किया। सन 712 में भारत पर किए गए आक्रमण का नेतृत्व सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने किया। भारत में हुए आक्रमण का उद्देश्य अरब राज्य का विस्तार था। नता भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था और इसे 712 ईस्वी में सिंध प्रांत को जीत लिया था। राजा दाहिर सिंध समुद्र पर राज कर रहे देवल तथा रावण के मोहम्मद बिन कासिम द्वारा दाहिर पर आक्रमण कर उसे परास्त किया। उसने पंजाब के निचले हिस्से तक सिंध के महत्वपूर्ण भागों को जीत लिया तथा मोहम्मद कासिम का शासनकाल केवल 2 वर्ष तक ही रहा। राजा दाहिर की 2 पुत्रियां थीं, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के कारण बनी। मोहम्मद बिन कासिम इसने सन 1000 से 1026 मोहम्मद गजनवी इसने सन 1000 से 1026 के दौरान भारत पर कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी सुप्तगीन का पुत्र था। यह गजनी वंश का संस्थापक तथा तुर्की गुलाम सेनापति था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर हमला
युद्ध 1001 में हिंदू सोई शासक जयपाल के विरुद्ध लड़ा। 1004 से 1006 के दौरान गजनी ने मुल्तान के शासकों पर हमला किया तथा जल्द ही पंजाब के भी गजनी का अधीन हो गया। 1014 से 1019 के मध्य गजनी ने नरकोट, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज के मंदिर को लूटकर अपने खजाने को और समृद्ध बनाया। सन 1008 में नारकोट मंदिर पर आक्रमण किया उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। सन 1025 में गजनी ने सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर सबसे महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की। तो भारत पर किए गए आक्रमण का मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया की राजनीतिक शक्ति पर अपना महत्व स्थापित करना था। भारत पर किए गए हमले के केवल भारत की दौलत को हथियाने के लिए किया गया। इसने अथवा मोहम्मद गजनी ने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया। इस समय के दुर्बल रक्षक नीति ने भारत पर आक्रमण के रास्ते को खोल दिया। मोहम्मद गौरी अथवा शहाबुद्दीन मोहम्मद 1775 में गजनी की गद्दी पर बैठा। 1773 में काल कार्यकाल 1773 से 1206 तक यह गजनी का शासक था। यह ख्वारिज़्म साम्राज्य की बढ़ती शक्ति को सामना करने के लिए असमर्थ था। अतः इसने यह भाप लिया कि उसके मध्य एशिया के कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए उसने मोहम्मद गौरी को अपना विस्तारवादी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भारत की ओर मुड़ा। यह भारत में लूट-फूट करने का स्थान था। अस्थायी शासक की स्थापना के पक्ष में न इसके अभियान सुनियोजित था। इसने हार-जीत हुए स्थान पर एक सेनापति नियुक्त किया। इसके आक्रमण पर परिणाम स्वरूप विंध्याचल पर्वत के उत्तर में एक अस्थायी तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। पंजाब तथा सिंध में विजय अभियान मोहम्मद गौरी ने अपना पहला अभियान सन 1175 में घोड़ा। इसी अभियान के तहत उसने भट्टी राजपूत के कच्छ की जीता। सन 1178 में उसने पुनः गुजरात पर विजय हासिल करने को प्रयास से आक्रमण किया। गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने उसे अहिलवाड़ के युद्ध में पराजित किया। इसने गजनी शासक के खिलाफ पंजाब से अभियान चलाया। सियालकोट तथा दोबल किला के कब्जा किया। इसने 1190 तक मुल्तान, सिंध, पंजाब को अपना अधीन करने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने गंगा के दोआब में प्रवेश के लिए रास्ता साफ कर लिया। तराइन का युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध के मैदान पर हुआ। प्रथम मोहम्मद गौरी की सेना पराजित हुई, जो पृथ्वीराज चौहान तथा गौरी के भटिंडा के दावों को लेकर युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह से पराजित हुआ। परंतु पृथ्वीराज चौहान भटिंडा को जीतकर इसकी मूर्छावादी नीति की अभाव अथवा प्रयास नहीं किया। इससे मोहम्मद गौरी को भारत पर दोबारा आक्रमण करने के लिए अपनी शक्ति संगठित करने का एक मौका दे दिया। द्वितीय युद्ध 1192 इस युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ माना जाता है। यह युद्ध फिर से तुर्की तथा राजपूत सेना के मध्य तथा पृथ्वीराज चौहान तराइन वर्तमान हरियाणा के मैदान पर प्रारंभ हुआ। इसमें तुर्क की सेना एक सुनियोजित सेना तथा कुशल आरोही अश्वरोही घोड़ा का प्रयोग किया। इसमें गौरी विजय हुआ तथा इसमें हांसी ससुर तथा सामना करना
पर कब्जा किया। इसके बाद यह दिल्ली और अजमेर की ओर बढ़ चला। तराइन के युद्ध के पश्चात इसके पश्चात मोहम्मद गौरी अपने विश्व स्तर सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ भारत में सत्ता सौंप दी तथा गजनी वापस लौट गया। 1194 में गौरी वापस भारत लौटा तथा उसने 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना पर कन्नौज की ओर बढ़ता है। गौरी ने कन्नौज के निकट चंदावर में जयचंद को पराजित किया। इस प्रकार तराइन तथा चंदेवर के युद्ध को पश्चिम उत्तर भारत के तुर्क शासन की नींव रखी। राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी को अपने यहाँ आमंत्रित किया था कि हमारे यहाँ हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान जैसे शासकों को हराए और हमें कुछ यहाँ से धन ले जाए और हमें अपना राज्य स्थापित करवा दें। थैंक यू फॉर क्लास।